शाम में बागियों के कब्जे वाले इलाके इदलिब पर शाम और रूसी तैयारों की बमबारी जारी है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शुमाली शाम में बागियों के आखिरी ठिकाने पर सरकारी फोर्सेज और उनके इत्तहादियों के हमले के बाद तकरीबन 30,000 अफराद अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ जा चुके हैं। शामी हुकूमत के फौजी दस्ते पिछले चंद हफ्तों से इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं और जमीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी फलाह व बहबूद से मुताल्लिक अंडर सेक्रेटरी मार्क लुकाक ने खबरदार किया है कि जमीनी हमले के नतीजे में इस मुल्क को अब तक का सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लुकाक का कहना है कि जंग से बचने के लिए तकरीबन 8 लाख अफराद इलाका छोड़कर फरार हो सकते हैं, जो पहले ही शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में नकल मकानी कर चुके हैं। आपको बता दें कि 2011 से शाम में जारी खाना जंगी में अब तक 4 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 3.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। I'm deeply worried over the recent escalation of hostilities in northwest Syria, resulting in the new displacement during the past few days of over 30,000 women, children and men, and scores of civilian deaths. He says the suffering of civilians has been further compounded by attacks on healthcare facilities. In less than a week, 4 hospitals in the area in Idlib have been struck, including the Magara Hospital in Kafr northern rural Hama, on 6th of September, which is a deconflicted humanitarian site. वहीं तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने खबरदार किया है कि शामी फौज की जानिब से इदलिब पर किया जाने वाला हमला तुर्की, यूरोप और दीगर के लिए इंसानी और सिक्योरिटी खतरात का सबब बनेगा। एक अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में अर्दगान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो इदलिब के सिलसिले में हरकत में आए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बड़ा हमला हुआ तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की के सदर ने मजीद कहा कि आलमी बिरादरी के तमाम अरकान पर लाजिम है कि वह ऐसे वक्त में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते तेहरान में अर्दगान ने अपने रूसी और ईरानी हम मनसब के साथ शिरकत की थी। उन्होंने कहा था कि इदलिब में सीज़ फायर जारी रहनी चाहिए और वहां पर इंसानी अलमियों को रोकने की जिम्मेदारी रूस और ईरान पर आयद होती है। उधर तुर्की ने हालात के मद्देनजर इदलिब में अपनी ताकत को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है। अंकारा हुकूमत ने बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अफवाज और बख्तरबंद गाड़ियां इदलिब भेजे हैं और तुर्की का कहना है कि वो इदलिब में किसी भी बड़े हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस सीरिया के इदलिब में आर्मी खासतौर से आलमी तशवीश के बावजूद रूस और असद की फौज ने यानी सीरियन फौज ने बमबारी शुरू कर दी है। क्या आप इसे बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी मानेंगे या नहीं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि वो हर एक कंट्री को राइट है कि अपने मुल्क से टेररिज्म को हटाना। जी। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि यूएनओ को ये सोचना चाहिए कि कौन सी पावर्स हैं जो एक कंट्री को डिस्टर्ब करा रही हैं पूरी तरीके से, और वो पावर्स हैं अमेरिकन वगैरह, इन्होंने झूठ बोलकर पूरी दुनिया में आफत कर रखी है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगाया सद्दाम हुसैन के ऊपर, पूरी हुकूमत को बर्बाद कर दिया। लीबिया के ऊपर चार्जेस लगाया, उसे बर्बाद कर दिया। तो ये हर जगह, अफगानिस्तान के अंदर जो इनका अटैक था, तो इन्होंने जो कुछ किया ये इनका इनसाइड जॉब था WTC वाला, और इन्होंने क्या किया, पूरा अफगानिस्तान की गिट्टी तोड़ के रख दिया। तो ये जो ताकतें हैं जिनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म, ये वो लोग हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी सीरिया के अंदर खुलेआम इस्राइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो है टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। जी। अब रह गई बातचीत है कि ईरान की बातचीत कही है या टर्की की बातचीत कीजिए या सीरिया की जो मीटिंग हुई है अभी, तो उस मीटिंग के अंदर जो बात ये हुई है कि बिल्कुल इंसानी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको संभालना चाहिए। लेकिन ये जो अटैक हो रहे हैं, ये आबादी के ऊपर अटैक नहीं हो रहे हैं। ये सारे अटैक जो हो रहे हैं उन्हीं लोगों के ऊपर हो रहे हैं जिनको अमेरिकन बचाना चाहते हैं। जी, लेकिन अब जबकि हमले शुरू हो गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग नकले मकानी को मजबूर हो गए हैं। मजीद क्या हो सकता है? क्या जमीनी हमले को रोका जा सकता है? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, मैं सुन। ये जो हमले हैं ये लिमिटेड होंगे, ऐसा नहीं है कि आबादी के ऊपर ये हमले करेंगे, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाहते कि किसी तरह से हमारा कंट्री डिस्टर्ब हो और अवाम मारी जाए। अब क्योंकि ये सारा काम जो है अवाम के अंदर घुस के अगर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट, तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो सकता है। और इन सारी चीजों से
का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सीरिया को भी और रशिया को भी, कि इंसानी जानो माल का नुकसान वहां के ऊपर कम से कम। लेकिन शौकत भारती साहब, एक और सवाल था मेरे जहन में कि अगर तुर्की के सदर अर्दगान ने कहा है कि इदलिब पर हमले की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी, तुर्की चुप नहीं बैठेगा। क्या तुर्की और शाम रूस के आमने सामने होने का खतरा हो गया अब? नहीं, ऐसी बातचीत नहीं है। ये जो टर्की बात कर रहे हैं, टर्की इस बात को बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, टर्की भी परेशान है कुर्दिस्तान से, कुर्द वालों से, और उन कुर्दियों को सपोर्ट जो कर रहा है यूएस कर रहा है, वो लोग भी अटैक कर रहे हैं। इसका फायदा उठाने के बाद टर्की को बर्बाद करना चाहते हैं वो फोर्सेस, जो कुर्द फोर्सेस है, जिसके पीछे जो है पूरे तरीके से अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका वहां के ऊपर सीरिया को बांटना चाहता था, कुर्दिस्तान को बांटना चाहता था। बाकायदा अमेरिकन और इजरायलीज उन कर्दिश के कुर्दियों के पीछे खड़े हुए हैं जो टर्की को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये टर्की को डिस्टर्ब करना भी तो ठीक नहीं है जी। टर्की अपने हिसाब से पूरा वो इंतजाम करेंगे। टर्की सीरियन अटैक के खिलाफ, टर्की ये चाह रहे हैं कि जो फ्री सीरियन आर्मी है या वो लोग हैं जिनके साथ में नेगोशिएशन किया जा सकता है, या वो जो वहां के ऊपर अपोजिशन ग्रुप है जो टेररिस्ट नहीं है, उनको क्या नाम है, टर्की प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको राइट भी बनता है, और उनके साथ नेगोशिएशन भी होना चाहिए, और उनके साथ जो है पॉलिटिकल उससे जो है मामला को हल होना चाहिए, उन पर बिल्कुल अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब अपनी अहम राय रखने के लिए इस खबर पर। अफगानिस्तान के नंगहार सूबे में एक मुजाहरे को निशाना बनाकर के खुदकुश हमला किया गया और इस हमले में 30 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। नंगहार सूबे के गवर्नर के तर्जुमान अताउल्ला खोगानी ने बताया कि पुलिस के एक कमांडर को बर्खास्त करने की मुखालफत में सैकड़ों लोग मोहम्मद दारा जिले में एहतजाज कर रहे थे, तभी खुदकुश बमबार ने भीड़ को निशाना बना दिया। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है और इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी दहशतगर्दाना तंजीम ने नहीं ली है। आपको बता दें कि ईद के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के बीच जंगबंदी हुई थी। इसके बाद मुल्क में दहशतगर्दाना हमले बढ़ गए, जिसमें कि सैकड़ों लोगों और अफगान सिक्योरिटी अफवाज की मौत हो चुकी है। उधर अमेरिका ने शाम और रूस को इंतबाह दिया है, अगर उसने दोबारा से शाम में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा संगीन नताज भुगतने पड़ेंगे। सदर ट्रंप के सलामती मुशीर जॉन बोल्टन ने कहा कि वाशिंगटन, ब्रिटेन और फ्रांस इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि अगर शाम की बशर असद हुकूमत ने कीमियाई हथियारों का फिर से इस्तेमाल किया तो पिछले हवाई हमलों के मुकाबले में इस बार का हमला ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। वाज़ेह है कि अमेरिका की तरफ से धमकी ऐसे वक्त में आई है जब शाम और रूसी अफवाज इदलिब पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2018 में डूमा के कीमियाई हथियारों के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने शाम के फौजी अड्डों और कीमियाई हथियारों के डिपो पर हमला किया था। Convey the message in recent days that if there's a third use of chemical weapons, the response will be much stronger. And I can say we've been in consultation with the British and the French, who joined us in the second strike, and they also agree that another use of chemical weapons will result in a much stronger response. फ़लस्तीन ने अमेरिका से हर तरह के सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान किया है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अब अमेरिका, इजराइल फ़लस्तीन अमन मुज़ाकरात में कोई शराकतदारी नहीं करेंगे। पीएलओ के सीनियर लीडर साहिब अरकरात ने साफ तौर पर कहा है कि वाशिंगटन हुकूमत फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक के बाद एक जिस तरह से फैसले ले रही है, ऐसे में ट्रंप इंतजामिया पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इजराइल के जंगी जराइम को छुपाने के लिए पीएलओ पर पाबंदी लगाई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने वाशिंगटन में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ के दफ्तर को बंद करने का हुक्म दिया है। अमेरिकन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फ़लस्तीन ने अमेरिकी साज़िश में इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए ट्रंप इंतजामिया पीएलओ के दफ्तर को खुले रहने देना नहीं चाहती। But how can anyone in their sane mind, with all these American decisions, Trump's decisions, believe that these people can be honest brokers, facilitators, arbitrators in any peace process? They are no longer partners in the peace process. अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अमेरिकी इमदाद रोके जाने से फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ खासतौर से जो मुहाजिरीन हैं उनकी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी कि UNRWA के कमिश्नर पेरी कराहबुल ने कहा है कि फंड में तकरीबन $200 मिलियन की कमी वाक़ई हो रही है।
उन्होंने कहा कि अरब और यूरोपीय ममालिक ने फंड में मजीद इजाफे की बात कही है, लेकिन बावजूद इसके फलस्तीनी रिफ्यूजी के लिए फंड की किल्लत हो रही है, जिसे दिगर ममालिक से जुटाने की कोशिश लगातार जारी है। वाज़ेह है कि इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, शाम में तकरीबन 5 लाख फलस्तीनी पनाहगुज़ीन रहते हैं। अगर इन फंड में कमी होती है तो इसका सीधा असर फलस्तीनी मुहाजिरों पर पड़ेगा। This is very important at this critical time for UNRWA. We face an unprecedented financial crisis since the announcement by the United States in January that it would cut $300 million from its contribution to UNRWA, and then the recent announcement by the United States on the 31st of August that it would no longer support UNRWA financially. This is a critical time, and we have decided that it's essential for us to close the historic shortfall that we faced of $446 million by reaching out to many other countries, and among them member states of the League of Arab States. अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC पर पाबंदी आयद करने की धमकी दी है। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन के मुताबिक अगर इस अदालत के किसी भी जज या ट्रिब्यूनल ने जंगी जराइम के मुकदमे में किसी अमेरिकी फौजी या खुफिया इदारों के किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई की तो उसे पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। बोल्टन ने कहा कि इस अदालत को दिया जाने वाला फंड रोका जा सकता है। जजों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है और अमेरिकी फौजी निजाम के तहत उन पर मुकदमे भी चलाए जा सकते हैं। अपने ड्राफ्ट में ICC को अमेरिका के लिए मरा हुआ बताते हुए बोल्टन ने कहा कि अमेरिका ICC के साथ ना तो किसी तरह की हिमायत करेगा और ना ही उनकी कोई मदद करेगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जारी जंग में अमेरिकी जंगी जराइम की ICC में सुनवाई की तैयारी चल रही है, जिससे अमेरिका नाराज है। The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies from unjust prosecution by this illegitimate court. We will not cooperate with the ICC. We will provide no assistance to the ICC, and we certainly will not join the ICC. और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन जल्द ही दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स के मुताबिक सदर ट्रंप को किम जोंग उन का एक खत मिला जो कि काफ़ी मुस्बत है। इस खत में किम ने दोनों लीडरों के जल्द मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा किम जोंग उन ने अमेरिका को यह भी जानकारी दी है कि शुमाली कोरिया कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने की अपनी बात पर कायम है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया की क़याम की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद परेड में जौहरी हथियारों की गैर मौजूदगी की तारीफ की थी। सारा सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप को किम से दोबारा मिलने में कोई एतराज़ नहीं है। वाज़ेह है कि ट्रंप किम इस साल जून में सिंगापुर में मिले थे, जहां दोनों लीडरों ने शुमाली कोरिया के जौहरी मंसूबों पर बातचीत भी की थी। The president has received the letter from Kim Jong-un. It was a very warm, very positive letter. We won't release the full letter unless the North Korean leader agrees that we should. The primary purpose of the letter was to request and look to schedule another meeting with the president, which we are open to and are already in the process of coordinating that. वहीं जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने शुमाली और जनूबी कोरिया के बीच बेहतर होते रिश्तों पर इत्मीनान का इजहार किया। अपने काबीना मीटिंग में खिताब करते हुए मून ने कहा कि कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए अमेरिका और शुमाली कोरिया को बड़े फैसले लेने होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका को शुमाली कोरिया के तई नर्म रुख अपनाना चाहिए। मून के ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब शुमाली कोरिया के सरबराह किम ने ट्रंप से दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आपको बता दें कि जनूबी कोरिया के सदर मून और शुमाली कोरिया के लीडर किम 18 सितंबर को प्योंगयांग में मिलने वाले हैं। 이제 북한이 보유 중인 핵을 폐기하는 कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए बातचीत सही सीमत में आगे बढ़ रही है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए शुमाली कोरिया और हुकूमत को बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। शुमाली कोरिया को अपना जौहरी प्रोग्राम बंद करना चाहिए और अमेरिका को उसका मुस्बत जवाब देना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिंदुस्तान को सब्सिडी न दिए जाने के उनके बयान के बावजूद नई दिल्ली हुकूमत की जानिब से उन्हें फोन किया गया है। हालांकि ट्रंप ने यह वाजे नहीं किया है कि उन्हें किसने फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ तिजारती डील करने की ख्वाहिश जाहिर की है। आपको बता दें कि ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों कहा था कि अमेरिका भी
तरक्की पजीर मुल्क है और वो चीन और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों को सब्सिडी देने के हक में नहीं है। अमेरिकी दरामदात पर 100% टैरिफ लगाने की वजह से ट्रंप कई बार हिंदुस्तान की हुकूमत पर तनकीद कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ने साउथ डकोटा में एक प्रोग्राम में कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करना चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ट्रेड डील का यह ऑफर पहली बार हुआ है। और चीन के सदस्य शी जिनपिंग चौथे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रूस में हैं। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में शी जिनपिंग ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों लीडरों ने खासतौर से बाहमी रिश्तों, तिजारत, मईशत और सिक्योरिटी इश्यूज पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के सदर ने माना कि इस साल चीन रूस के रिश्तों में बेहतरी आई है और इस मौके पर पुतिन ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ता मजबूत भरोसे पर टिका हुआ है। यही वजह कि चीन और रूस के बीच तिजारत में 30% का इजाफा हुआ है और दोनों लीडरों ने इस अज़्म का इजहार किया कि रवां बरस में इसे $100 बिलियन तक पहुंचाना है। रूस और चीन ने इस अमर अज़्म का इजहार भी किया। बैनुल-अक़वामी हालात जैसे भी हों, चीन और रूस बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाते हुए आलमी अमन और इस्तेहकाम को अच्छी तरह बनाए रखेंगे। दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हुए रूस अपनी तारीख का सबसे बड़ा फौजी मश्क शुरू कर चुका है और कोल्ड वॉर के बाद मिलिट्री ड्रिल वोस्टोक 2018 रूस का अब तक का सबसे बड़ा फौजी मश्क है और इस मिलिट्री ड्रिल में 3 लाख फौजी शामिल हुए हैं। इसमें चीन और मंगोलिया की फौजी भी शामिल हैं। इस फौजी मश्क में 36,000 मिलिट्री व्हीकल्स, 1,000 प्लेन और 80 वॉरशिप शामिल हो रहे हैं। इस रूस की अफवाज उस वक्त फौजी मश्क कर रही जब मॉस्को और नाटो के बीच टेंशन का दौर चल रहा है। अमेरिका की बढ़ती ताकत के बीच सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और ख़ासतौर से मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाया, जिसमें कि कई नए न्यूक्लियर मिसाइलें भी शामिल की गई हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक वोस्टोक 2018 को कुछ हद तक ताकत का मुजाहरा बताया जा रहा है। रूस और चीन का ये फौजी ड्रिल 11 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। अफ्रीकी मुल्क इथोपिया और इरिट्रिया के दरमियान 20 साल बाद सरहद खोल दी गई हैं। आज दोनों मुल्कों की सरहद पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कि इथोपिया के वजीर आजम अबी अहमद और इरिट्रिया के सदर आइसिस अशफरकी ने शिरकत की। इस मौके पर अबी अहमद ने कहा कि अब सरहद पर फौज की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने बैरक में लौट जाएं। उन्होंने कहा कि सरहद खुल जाने से दोनों मुल्कों के रिश्तों में बेहतरी आएगी और मईशत भी मजबूत होगी। दोनों मुल्कों की सरहद 20 साल बाद खुलने से दोनों मुल्कों के लोग अपने रिश्तेदारों से मिलकर खुश नजर आए। आपको बता दें कि इथोपिया और इरिट्रिया के बीच 1998 से 2000 तक जंग चलती रही जिसमें कि 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन 2017 में अबी अहमद का इथोपिया के वजीर आजम बनने के बाद दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हुए हैं। स्पेन की खुदमुख्तार रियासत कैटलोनिया में आज़ादी की मांग को लेकर के हजारों लोगों ने एहतजाजी मार्च निकाला। मार्च के दौरान लोगों ने कैटलोनिया के झंडे को लेकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि स्पेन हुकूमत कैटलोनिया के लीडरों को रिहा करे और जो लीडर मुहाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें वापस मुल्क आने की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल कैटलोनिया की आज़ादी को लेकर रेफरेंडम किया गया था जिसमें कि 90% से ज़्यादा लोगों ने आज़ाद कैटलोनिया की हिमायत की थी। इस रेफरेंडम के बाद स्पेन हुकूमत ने वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया और हुर्रियत पसंद लीडरों को जेल में डाल दिया। हालांकि जबकि उसके सदर कार्लोस पुज़देमोंट बेल्जियम भाग गए। फिलहाल वो बेल्जियम में ही मुहाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसुम नवाज का इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता रात अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि लंदन के हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक में 68 साल कुलसुम नवाज का जून 2014 से इलाज चल रहा था। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने कुलसुम नवाज की मौत की तस्दीक की है। ज़राए के मुताबिक उनकी जस्द खाकी को पाकिस्तान लाया जाएगा और जुमे को आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। आपको बता दें कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम इन दिनों रावलपिंडी जेल में बंद हैं। ज़राए के मुताबिक उन्हें आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए पैरोल दी जाएगी। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की आज 17वीं बरसी है और आज ही के दिन हुए इस दहशतगर्दाना हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह अमेरिकी तारीख में सबसे बड़ी ऐसी वारदात थी जिसे अल-कायदा के अमेरिका में सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की आज 17वीं
बरसी है। आज ही के दिन हुए इस दहशतगर्दाना हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी ऐसी वारदात थी जिसे अल कायदा के दहशतगर्दों ने अंजाम दिया था। अमेरिका ने 17 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए सबसे बड़े हमले में 3000 लोगों को खोया था। दहशतगर्दों ने 4 हवाई जहाज को अगवा करके इन वारदातों को अंजाम दिया था। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय ऑडिटोरियम में डॉक्टर शाहिद तस्लीम की 4 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया। हिंदुस्तान में उज्बेकिस्तान के सफीर मोहम्मद फरहूद अरजेब और ICCR की डायरेक्टर जनरल रीता गांगुली ने किताब का रस्म इजरा किया। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इसमें उज्बेकिस्तान के रंग और सकाफत देखने को मिले। आपको बता दें कि शाहिद तस्लीम हिंदुस्तान के वाहिद उज्बेक जबान के प्रोफेसर हैं जो 2004 से जामिया मिलिया इस्लामिया के उज्बेक शोबे से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता दिनों अपने क़याम के 70 बरस होने पर शानदार जश्न मनाया। इस मौके पर जहां दिन में परेड निकाली गई वहीं शाम को कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर कोरियाई लोगों की आतिशबाजी देखने लायक थी। आप भी लुत्फ लीजिए इस दिलचस्प नज़ारे का। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।